नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। करियर और एजुकेशन से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम गाइड में आपका बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मैनेजमेंट की फील्ड में करियर ऑप्शंस की और इसके साथ ही बात करेंगे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की, यानी कि कला और मानविकी की। तो जाहिर सी बात है कि आज के एपिसोड में हमें कई सारी नई चीजें सीखने भी मिलेंगी और जानने के लिए भी मिलेंगी। हमारे खास कार्यक्रम गाइड में एक फाइल से हमारे बीच 2 एक्सपर्ट हमने इन्वाइट किए। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से डॉक्टर आची दुबे, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, और इसी के साथ हमारे साथ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी से डॉक्टर जया सिंह, जो कि हमारे साथ जुड़ चुकी है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और HOD भी अपने डिपार्टमेंट के। आप दोनों का बहुत स्वागत है IBC 24 में। जय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से आ जाती है, क्योंकि ये बहुत पुराना सब्जेक्ट है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ के निकल के बहुत अपना अच्छे से करियर इसमें बनाया है। लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में इसके लिए क्या खासियत है, किस किस क्षेत्र में हम करियर बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले कला और मानविकी जो है वो सबसे पहला संबंध होता है कि वो मनुष्य को मनुष्य से और मनुष्य को समाज से और समाज को देश से जोड़ती है, और जहाँ देश की बात आती है तो वो विश्व से जुड़ जाता है। तो इसलिए इसमें इतने सारे विषय हैं, कला एवं मानविकी में बहुत सारे विषय हैं, और हर विषयों का संबंध मानव से होता है। चाहे आप समाजशास्त्र की बात करेंगी तो सामाजिक संबंधों के बारे में और सामाजिक ज्ञान की जो प्रतिबद्धता है वो सबसे ज़्यादा हमें समाजशास्त्र के विषय में दिखती है। और साथ ही जब आप मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो मानव के मन के भीतर के विज्ञान को समझ पाता है, चाहे वो एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के मनोविज्ञान को वो समझ पाता है, तो वो मानव विज्ञान होता है। उसी तरह हम ऐतिहासिक चीज़ों को जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास विषय होता है इतिहास। ऐसे करके अर्थशास्त्र की बात करें, आप ढेर सारे सब्जेक्ट हैं हमारे पास, तो उन सभी विषयों का जब बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया जाता है तो वो हमको आज के समय में सामाजिकता से और सामाजिक सरोकार से, सामाजिक विश्लेषणों से जोड़ती है। उसमें सामाजिक विचार भी होते हैं, और सामाजिक विचार किसी भी मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होते हैं कि आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका विश्लेषण क्या कहता है, और आप किस दृष्टिकोण से किस विषय को देख पाते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं समाज की दृष्टि से सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपने विस्तार से बताया। आगे बहुत सारी बातें करेंगे। आची जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए इक्फाई ग्रुप की बात मैं सबसे पहले आपसे करूँगी, क्योंकि मैनेजमेंट को लेकर तो बहुत सारी जानकारियाँ जो आप हमें देने वाली है। इक्फाई ग्रुप की स्थापना का उद्देश्य, या कहें कि इसका मोटिव क्या था, क्या उद्देश्य था इसका, किस तरीके से हमारी जो प्रेजेंट बिजनेस है या फिर करियर का, उसमें किस तरीके से बदलाव की इसमें उम्मीद थी? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभांगी जी आपका जी। इक्फाई यूनिवर्सिटी का जो फुल फॉर्म है, इट स्टैंड्स फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया। और जो इक्फाई यूनिवर्सिटी है उसकी जो स्थापना है वो लगभग 2011 में हुई थी स्वर्गीय श्री NJ शश्री जी के द्वारा। इसका जो हेडक्वार्टर है मैम वो हैदराबाद में स्थित है, और उस हेडक्वार्टर का नाम है IFHE यानी इक्फाई फाउंडेशन ऑफ हायर एजुकेशन। इस IFHE के तहत लगभग 11 यूनिवर्सिटीज़ जो पूरे भारत में संचालित हैं, जिनमें रायपुर, इक्फाई यूनिवर्सिटी रायपुर उनमें से एक है। और इक्फाई यूनिवर्सिटी रायपुर की जो स्थापना है वो 2011 में हुई थी प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी एक्ट 2005 के तहत में, और फिलहाल ये UGC और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन जैसे बहुत सारी संस्थाओं से एफिलिएटेड है। इक्फाई यूनिवर्सिटी जब शुरुआत में बनी थी तो इसका एकमात्र प्रमुख उद्देश्य था कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करना ही इसका उद्देश्य था। रायपुर की हम बात करें तो चूंकि कहीं ना कहीं हमारा मोटिव, हमारा विजन लगभग मैच खाता है, तो हम ये बता सकते हैं कि इक्फाई यूनिवर्सिटी रायपुर का जो उद्देश्य है वो मॉरल एजुकेशन प्रोवाइड करना, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी स्टूडेंट के बीच में लाना, ये है। और गुणवत्ता और ख़ास बात ये है कि हमारा इंडस्ट्री लिंकेज जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा है हमारा केस बेस्ड लर्निंग। अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं बता देना चाहती हूँ कि ICMR जो है वो एशिया की सबसे बड़ी केस रिपोजिटरी है, और वो इक्फाई फाउंडेशन का ही एक पार्ट है जो कि एशिया की सबसे बड़ी केस रिपोजिटरी है। और सबसे बेस्ट केसेस दुनिया में इक्फाई के टीचर्स और फैकल्टीज़ के द्वारा लिखे गए हैं, और उसी केस को आधार बनाकर हम स्टूडेंट्स को व्यावसायिक और बिल्कुल प्रैक्टिकल लर्निंग जो है वो करवाते हैं। तो बिल्कुल। जय जी, देखिए वर्तमान समय में हम ये देखते हैं कि हर कोई साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स इसके पीछे ही भाग रहा है। हर कोई चाहता है कि इसमें वो करियर बनाए। कहीं ना कहीं देखिए इसमें सामने ये भी आता है कि एक पैकेज जो उन्हें अच्छा मिलता है फ्यूचर में कॉलेज के बाद, तो हो सकता है कि शायद ये भी रीज़न हो कि वो उसके पीछे भाग रहे हो। लेकिन इस बीच हम ये भी देखते हैं कि कला और मानविकी का अपना एक अलग स्थान बना हुआ है। आपसे समझना चाहते हैं कि कैसे?
देखिए, आज सभी लोग एक मानवीय सोच बनी हुई है कि बस इंजीनियरिंग करें, डॉक्टरेट करें और सारी चीज़ें हम मतलब बेसिकली सभी जो हैं वो उसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं। कितना भी हम वैज्ञानिक आविष्कार कर लें और कितनी भी मिसाइलें आप बना लें, कितनी भी चीज़ें, लेकिन उसका कब, कैसे, कहाँ और कितना उपयोग करना है। एटम बम आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े एटम बम भारत में बन रहे हैं, बहुत AI की टेक्निक आ गई हैं, बहुत सारी ऐसी तकनीकी उपलब्धियां भारत ने बहुत जल्दी ईजाद कर ली हैं। लेकिन उन तकनीक को बच्चों को ये समझना ज़रूरी है कि हम उन तकनीकों का प्रयोग किस स्तर पर और किस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से और किस वैचारिक दृष्टिकोण से कहाँ पर करें तो वो सार्थक होगा। क्योंकि कहीं न कहीं परमाणु और जो वैज्ञानिक आविष्कार हैं वो मनुष्य को जितना लाभान्वित करते हैं उतना ही कहीं न कहीं वो उनके लिए घातक भी साबित होते हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि कला और मानविकी के विविध विषय ऐसे हैं जो आपको सही मायने में, सही दृष्टिकोण से और सही दिशा की ओर इंगित करते हैं। बिल्कुल। आची जी, मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं आपसे तो देखिए, मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, एक्सपोजर जो है वो उससे कनेक्टेड रहे, उन्हें पता रहे कि वर्तमान में कौन से बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है। तो एक फाई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या कोई गेस्ट यहाँ पर बुलाए जाते हैं, क्या कोई टाइप किया जाता है यहाँ पे कंपनी से जिससे वो एक्सपोजर उन्हें मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा? जी बिल्कुल शुभांगी जी, हमारे पास में आपने अगर इंडस्ट्री एक्सपोजर की बात की हुई है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले ही अपने स्पीच में बताया था कि इंडस्ट्री टाई अप जो है हमारा बहुत स्ट्रांग होता है इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन और लिंकेज, क्योंकि हमें बीइंग एन एकेडमिशियन इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच का जो गैप है उसको फोकस करना है, उसको ब्रिज करना है। तो हम एक माध्यम है, इसीलिए हमने बहुत सारी जगहों पर इक्फा यूनिवर्सिटी रायपुर और IFHE दोनों ने ही बहुत सारे इंडस्ट्री के साथ टाई अप किया हुआ है, कोलैबोरेट किया हुआ है, या अदर टर्म्स में कहें MOU किया हुआ है। उन MOU जब हम करते हैं तो उन MOU के द्वारा वो जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज होती हैं उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमारी कंपनी में आते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में आते हैं, एज अ गेस्ट लेक्चर बताते हैं कि बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट या कंपनी में एक स्टूडेंट्स जब एम्प्लॉय बनता है तो उसकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है उस कंपनी की, तो वो गेस्ट लेक्चर के माध्यम से कवर अप होता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जानने के बाद में उन्हीं इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो कंपनी को या स्टूडेंट्स को आप कह सकते हैं कि इंटर्नशिप का सुअवसर प्रदान करते हैं। ये बाद में प्लेसमेंट का भी रूप में टर्न अप हो जाता है। तो एकेडमिया इंडस्ट्री जो लिंकेज होता है इसका बेसिक एडवांटेज हमको इंटर्नशिप में मिलता है। स्टूडेंट का जो डोमेन होता है, हम प्रोवाइड करते हैं डेटा एनालिसिस या फिर HR या फाइनेंस या मार्केटिंग, तो अपने डोमेन के अनुसार हर एक स्टूडेंट अलग अलग इंटर्नशिप का चुनाव करता है और उसके बाद उसको एक इंटरनल सुपरवाइजर, एक्सटर्नल सुपरवाइजर अलॉट होता है और फाइनली वाइवा होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि प्रोजेक्ट भी हम करवाते हैं, स्टूडेंट्स को लाइव प्रोजेक्ट भी करवाते हैं, लाइव ट्रेनिंग भी करवाते हैं, और स्टॉक मार्केट की लाइव ट्रेनिंग होती है, और ये जो जिस फील्ड विजिट होता है उसमें हम फील्ड विजिट भी कराते हैं और इंडस्ट्रियल विजिट्स भी कराते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मैनेजमेंट थीसिस नाम का भी एक सब्जेक्ट होता है जो आपको पर्टिकुलर फील्ड विजिट और सर्वे करवाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इंडस्ट्री के साथ बॉन्डेज या लिंकअप स्थापित करने में स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करती है, क्योंकि सिर्फ क्लासरूम यानी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो है वो हर बार काम नहीं आती है। तो जब फील्ड विजिट या इंडस्ट्री विजिट करते हैं तो ये जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है वो स्टूडेंट को एक कंप्लीट 360 डिग्री का डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है, जो उनके आगे के प्लेसमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही सही चीज़ बोली, क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पढ़े कुछ है फिर कुछ नई चीज़ उन्हें मिल जाए। तो ज़रूरी है कि जो भी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे उन्हें पहले से ही सब पता हो कि हाँ, मार्केट में हमें इस तरीके से काम करना है। जय जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आपने अब तक ये बताया कि कला और मानविकी का हमारी सोसाइटी में, समाज में कितनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं, हमारे दर्शक भी होंगे, हो सकता है वो कंफ्यूज होंगे कि उन्हें क्या लेना चाहिए। उन्हें ज़रा बताइए कि उन्हें कला और मानविकी क्यों चुनना चाहिए। देखिए, कला और मानविकी, यदि आप सबसे पहले तो कोई भी जो छात्र होता है या विद्यार्थी होता है वो एक लक्ष्य निर्धारित करता है, और आजकल कई बार ऐसा देखा गया है कि वो दोस्तों के अनुसार या एक अपने जो माता पिता हैं उनके कहने के आधार पे वो अपना रास्ता एक ऐसा अख्तियार करते हैं कि हमें यही बनना है। तो बिल्कुल भी मैं माता पिता से भी अनुरोध करना चाहूँगी कि ऐसा कोई प्रेशर या दबाव बच्चों पे न डालें, बल्कि बच्चों को स्वतंत्र शिक्षा लेने दें, ताकि वो जो लक्ष्य उस चाहता है उस लक्ष्य तक वो सीधे सीधे पहुँच सके। रही बात आपने कही कि क्यों चुने,
तो देखिए, यदि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हम प्रशासनिक सेवा में जाएं, तो चाहे आप प्रशासनिक सेवा की बात करें, चाहे मीडिया आजकल बहुत प्रभावी है। देखिए, मीडिया का असर जो है वो सभी पे बहुत गहरा होता है, तो मीडिया एक क्षेत्र है। साथ ही साथ जितने भी जो व्यावसायिक परीक्षा जो होती हैं उनकी, चाहे हम एसएससी की बात करें जिसे आप कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं, तो इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी सर्विसेज होती हैं, चाहे वो किसी अधिकारी में ट्रांसमिशन ऑफिसर की बात हो या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात हो या तकनीकी के क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में, ट्रांसलेटर की बात करिए आप, किसी भी फील्ड में एक न एक ऐसे होते हैं जो भाषाई दक्षता के लिए उनको रखते हैं कला मानविकी के क्षेत्र में। तो यदि आपकी थोड़ी भी रुचि खासकर अखबार में है, मीडिया के, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, जिसमें भी हो, उसके साथ ही साथ आप यदि अन्य क्षेत्रों में भी जाना चाहते हैं, देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं आजकल, वो भी भाषाई दक्षता के लिए कोई ना कोई अपने यहाँ एक एम्प्लॉय रखती हैं, ताकि वो अच्छे से बातचीत, बहुत बड़ा संप्रेषण जो है वो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है कि आप कितने अच्छे से किसी से बात करते हैं, ये आपकी जो भाषाई जो पब्लिक रिलेशन है आपका, वो कितना स्ट्रॉन्ग बनता है, तो उस पर डिपेंड करता है। इसलिए बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि यदि आप जाना चाहते हैं उनमें, तो आपके लिए बहुत खुला अवसर है। आप चाहे विज्ञान के विषय के विद्यार्थी हों, आप चाहे वाणिज्य के विषय के विद्यार्थी हों, केवल एक कला और मानविकी क्षेत्र ऐसा है जो वो आप सभी को एक समुद्र की भांति है कि हर नदी को जिस प्रकार समुद्र अपने में समाहित कर लेता है, वैसा ही कोई भी विषय वाला व्यक्ति कला एवं मानविकी के क्षेत्र में आ सकता है और आप अपने इसमें बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं, बशर्ते ये है कि आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे विकल्प आपने बताया। मुझे लगता है जो कंफ्यूजन लोगों को रहा होगा अब तक कि इस फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, वो कंफ्यूजन शायद दूर हो गया होगा। आची जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि देखिए आज का दौर जो है वो बदलाव का दौर है, चीज़ें बदलती जा रही है एक के बाद एक, चाहे वो पढ़ाई में हो, करियर में हो या फिर किसी भी चीज़ में। तो इक्फाई की अगर मैं बात करूँ तो क्या यहाँ पे शोध और नवाचार के लिए कोई प्रयास किए जाते हैं? कुछ प्रमुख रिसर्च प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट्स होंगे आपके, उसके बारे में सर बिल्कुल शुभांगी जी, पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अपने शोध और नवाचार की जो बात की है, तो शोध और नवाचार दोनों ही विषयों पर प्रमुख रूप से प्रकाश डालने के लिए यूनिवर्सिटी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल और इंस्टीट्यूशन इनोवेटिव सेल, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के रूप में स्थापित किए हैं। इनके इंचार्जेस हैं जो ये ध्यान रखते हैं कि इंडस्ट्री में जितने भी या आपके हमारे आसपास जितने भी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस या किसी प्रकार का रिसर्च हो रहा होगा तो वो हमें फोकस कराते हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी इतनी लिबर्टी प्रदान करती है कि आप एज अ पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए या किसी रिसर्च फेलोशिप के लिए, या ये दोनों भी नहीं सही तो एज अ रिसर्च स्कॉलर अगर कोई फैकल्टी पीएचडी भी कर रहा है उसके लिए भी, या और कोई फैकल्टी शोध पत्र को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे प्रस्तुत करने के लिए न केवल इंडिया के किसी भी कॉर्नर में या वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में देना चाहता है, तो हमारी यूनिवर्सिटी उसके लिए बहुत सारे सपोर्टिव पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हमने बना रखे हैं और बिल्कुल उसके लिए प्रॉपर ड्यूटी लीव और प्रॉपर प्रोजेक्ट, प्रॉपर सपोर्ट इसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। शोध की बात करें तो हमारे इक्फा यूनिवर्सिटी रायपुर में लगभग चौथी बैच जो है वो इक्फा यूनिवर्सिटी की पीएचडी स्टूडेंट्स की बैच आएगी, जिसमें स्टेम सब्जेक्ट्स और मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स की खास डिमांड है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको प्रोजेक्ट की बात बताना चाहती हूँ कि हाल फिलहाल में पिछले 1 साल पहले इक्फा यूनिवर्सिटी ने राज्य नीति आयोग के साथ में एक MOU साइन किया था, जिसके तहत हमारा एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट जो है अभी चल रहा है, बहुत जल्दी वो खत्म होने वाला है, जिसमें गाय के गोबर से बने हुए प्रोडक्ट्स का हम कितना मार्केट वाइबिलिटी दिखा सकते हैं, मार्केट में कितनी डिमांड बन सकती है, कैसे उसका रिसर्च मॉडल, बिजनेस मॉडल हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे इसकी डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर कैसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कितनी अवेयरनेस है, कौन कौन सी चीज़ें लोगों को पता है, नहीं पता है, इसका कंप्लीट मार्केट कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर के एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो बहुत शीघ्र ही अभी खत्म होने वाला है। तो इस तरह के हम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी चल रहे हैं हमारे। बिल्कुल, तो ये प्रोजेक्ट जो आपने बताया मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा समझूंगी इस बारे में, लेकिन जय जी आपका मानना चाहते हैं। इसके पहले आपने हमें बताया कि क्यों लेना चाहिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कला और मानविकी के स्टूडेंट्स होंगे, वो अगर अपनी फ्यूचर प्लानिंग करें तो कुछ प्रोसेस बताइए कि उन्हें क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पर वो अब जा सकते हैं अपनी पढ़ाई के बाद? जी, हमारे पास, जैसे मैं अपने विश्वविद्यालय की बात करूं तो हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं उनका सबसे पहले जो मोटो होता है वो ये होता है कि हमें PSC देना है।
IAS की बात हो, PSC एग्ज़ाम की बात हो, ज़्यादातर वही बच्चे कला और मानविकी को चुनते हैं जो IAS और IPS की और साथ ही साथ प्रशासनिक सेवाओं की जो परीक्षाएं देना चाहते हैं। जो बच्चे यदि सभी बच्चे तो बहुत बड़े कहीं से कोचिंग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक व्यवस्था पे एक थोड़ा सा चरमरा जाती है कई लोगों की। तो उस आधार पे हम वीक में एक बार 2 घंटे की एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वो क्लासेस लगाते हैं, जिसमें आप किसी भी परीक्षा जो देते हैं आप प्रतियोगी परीक्षा, उसके लिए वो एक तैयारी होती है और उसके आधार पे बच्चा इतना तैयार हो जाता है कि वो ग्रेजुएशन तक, फर्स्ट ईयर से हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो वो फाइनल ईयर तक उसकी कम से कम 60% की तैयारी उसकी हो चुकी होती है प्रशासनिक सेवाओं की, या कहें हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो इस तरह से यदि बच्चा चाहे तो वो बिना कोचिंग के भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकता है इस विषय पर। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ ही कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं उनकी तैयारी होती है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अगर बच्चे ये सोचेंगे कि नहीं हम पहले पढ़ लेते हैं, या फिर कोई संस्थान अगर ऐसा सोचता है तो बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि आगे फिर उन्हें बहुत डिफिकल्टीज होती है। आज मैं आपको सुनना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, कुछ एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट भी आपने बताया, लेकिन एक बात ये भी है कि कई बार होता है कि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो कुछ रिसर्च करे, कुछ नया करे, कई बार प्रोफेसर्स भी चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी उन्हें संसाधन उतने मुहैया नहीं करा पाती। एक 5 में इसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, अभी शुभांगी जी मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी चौथी बैच लगभग रेडी है ECFI में PhD के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स का जो मास्टर लेवल पे, ग्रेजुएशन फाइनल लेवल पे जो भी बच्चे होते हैं, PhD लेवल के जो भी बच्चे होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट जो फैकल्टी मेंबर्स भी होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम और मोटिवेशन जो है वो ऊपर की हायरार्की ने हमारे लिए मेंटेन किया हुआ है कि जैसे फिजिकल लाइब्रेरीज होती हैं वैसे ही डिजिटल लाइब्रेरीज होती हैं। तो डिजिटल लाइब्रेरीज का भी पूरी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं हमारे जो भी स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप डिजिटल डेटाबेसेस भी होते हैं, उनका भी सोर्सेज जो हैं वो आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, दूसरे स्टेट्स के बहुत सारे रिसर्चर्स हमारे पास में, स्कॉलर्स हमारे पास में, तो वो कहीं पर भी बैठ करके उसको डिजिटल लाइब्रेरी या डिजिटल रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो। दूसरी बात ये कि जो फैकल्टी इंचार्जेस होते हैं वो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर, रिसर्च स्कॉलर्स और जो PG फाइनल ईयर यानी MBA BBA के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी लेकर के जितने भी आसपास में या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इवन हाइब्रिड मोड में जो कुछ भी रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशंस या नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनको पेपर प्रेजेंटेशन के लिए फोकस किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि NEP लागू हो चुका है और आप 3 साल के बाद में सीधा ऑनर्स की डिग्री के लिए आप एलिजिबल होते हैं, जिसमें आप डायरेक्ट जो है वो एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में एंट्री ले सकते हैं। तो जब आप पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं तो हम कुछ स्टूडेंट्स के साथ कुछ फैकल्टी को एज अ मेंटर अपॉइंट करते हैं, और इसका रिजल्ट ये रहा, उसका आउटकम ये रहा कि आने वाले पिछले 2-3 सालों में लगभग 4 से 5 हमारे स्टूडेंट्स ने बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशंस का अवार्ड लिया हुआ है नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस में। लोगों को ये लगता है कि कला और मानविकी जो बच्चे लेते हैं वो कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपने कितने विकल्प बताए, और मुझे लगता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने हैं जो बच्चों ने बहुत अच्छा किया आगे चल के हर फील्ड में। तो इस धारणा को आप कैसे दूर करेंगे लोगों की? ये सबसे बड़ा मिथक है कि कला और मानविकी कमज़ोर छात्रों का एक विकल्प है। ये बहुत ही बड़ा मिथक है। सबसे पहले तो इसे हमारे मन से और मस्तिष्क से हटाना होगा। और शुभांगी जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। मैं सोच ही रही थी कि ये सवाल आप मुझसे करें कि देखिए क्या होता है कि एक हमारी मेंटलिटी होती है कि हम मानते हैं कि एक हमारा स्टैंडर्ड होता है, एक सिंबल जिसे हम कह सकते हैं कि क्या कर रहा है बच्चा, तो साइंस पढ़ रहा है या डॉक्टर है, इंजीनियर है। सिर्फ इस हद तक हम मानते हैं कि हमें बहुत वाहवाही मिलेगी, जबकि आप देखिए कि जितने भी अभी बीच में एक सर्वे हुआ है उसमें 75% बच्चे जो कला और मानविकी के थे उन्होंने उच्च पदों पर यानी प्रशासनिक सेवाओं में उन्होंने सबसे अहम स्थान अपना प्राप्त किया है। तो ये एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि लोगों की एक गलत धारणा बनी हुई है कि यदि कमज़ोर बच्चा है इसका मतलब BA कर रहा होगा। तो BA करना एक कमज़ोरी का लक्षण नहीं, बल्कि BA पढ़ाई का एक साधन नहीं है, वो एक साधन है जो आपके लक्ष्य को साधता है।
अच्छी जी, मैं आपके साथ आना चाहती हूँ क्योंकि देखिए आज की डेट में बच्चों को एक टेंशन ये रहता है कि उनका प्लेसमेंट होगा कि नहीं। उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी डिग्री पूरी हो चुकी है, पढ़ाई हो गई, लेकिन उनके हाथों में अगर जॉब नहीं है, तो ये सबसे बड़ा टेंशन है। एक 5 में क्या प्लेसमेंट के लिए किसी प्राइवेट इंडस्ट्री या फिर गवर्नमेंट में कोई कोलैबोरेशन है आप लोगों का? जी बिल्कुल शुभांगी जी, हम लोगों ने जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशंस किए हुए हैं। मतलब कोलैबोरेशन या एमओयू कहें तो 2 तरह का कोलैबोरेशन हमने किया हुआ है। एक तो जो एकेडमिक्स में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके साथ कोलैबोरेशन है, वो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ है बहुत सारी, सीएमसी यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं जो फिलीपींस का है, कार्शी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान है, और महासा यूनिवर्सिटी मलेशिया है। तो ऐसे 3-4 यूनिवर्सिटीज़ जो फॉरेन की है उनके साथ भी है। कुछ इंडियन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी कोलैबोरेशन है। एक दूसरा पहलू देखें तो इंडस्ट्री के साथ भी कोलैबोरेशंस है। जो कोलैबोरेशन बेसिकली हमारा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में, भिलाई स्टील प्लांट के साथ में, नेशनल अप्रेंटिसशिप अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, वो लगभग 6 महीने के लिए आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है। तो ये जो इसके अलावा और बहुत सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ में हमने कोलैबोरेट किया हुआ है। तो ये जो कोलैबोरेशन या एमओयू है, इसका उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो ये इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, और कुछ इंटर्नशिप जो हम देते हैं वो कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कुछ पेड होते हैं। उसके अलावा कुछ हमारा ICICI बैंक है, HDFC बैंक का जो है वो हमको ऑफर करता है प्लेसमेंट्स, टेक महिंद्रा है, पिक्सीडिया है, बहुत सारे रिटेलर्स हैं जैसे शुभम के मार्ट है, और बहुत सारी कोडिंग कंपनीज़ हैं जो IT सेक्टर में, नाइस कोडिंग, ऑगटेक, ये सारी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ है हमको प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए। तो प्लेसमेंट के भरपूर अवसर जो है ICFA यूनिवर्सिटी रायपुर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। देखिए आशी जी, जय जी, मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ लेकिन समय की हमारे पास थोड़ी कमी, लेकिन आपने इन कम समय में ही ICFA को लेकर और अपने फील्ड्स को लेकर बहुत सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। इसके लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।